फ्रेंड्स, मैं सुजीत कुमार आज आपको गांधी युग का पार्ट 5 लेकर हम आए हैं, क्योंकि पिछले वीडियो हम लाहौर अधिवेशन तक बता दिए हैं। आज हम आपको उसके आगे बताने जा रहे हैं। इससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबाएं और हमारी वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो देखिए, आज बताने वाले हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। सबसे पहली बात हम लोग को याद रखना है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को और बहुत सारे नामों से जाने जाते हैं। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन बोलिए, नमक सत्याग्रह बोलिए, डांडी मार्च बोलिए या नागरिक अवज्ञा आंदोलन बोलिए। आपको एग्जाम में कुछ भी दे सकता है, ये दिमाग में रखना है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन बोलिए, डांडी मार्च बोलिए, नमक सत्याग्रह बोलिए या नागरिक अवज्ञा आंदोलन बोलिए, सारे एक ही है। तो सबको आपको दिमाग में रखना है, चाहे आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन बोलिए, नागरिक अवज्ञा आंदोलन बोलिए, नमक सत्याग्रह बोलिए या डांडी मार्च बोलिए। अब देखिए, किसी भी आंदोलन का कारण होता है। क्या कारण था? तो याद रखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन का कारण है साइमन कमीशन का बहिष्कार, पहला पॉइंट। दूसरा याद रखना आपको, सरकार ने नेहरू समिति की रिपोर्ट को ठुकरा दिया था। दूसरा पॉइंट हुआ, पहला हुआ साइमन कमीशन का बहिष्कार, दूसरा पॉइंट याद रखना, सरकार ने नेहरू समिति की रिपोर्ट को ठुकरा दिया था। तीसरा पॉइंट, नमक पर कर देना, और चौथा पॉइंट था 1929 की आर्थिक मंदी। ये सब कारण से, ये जितने भी कारण है, यह सविनय अवज्ञा आंदोलन का कारण था। मेन हम लोग को दिमाग में रखना कि नमक पर कर देना। अब देखिए, हम अपने ही देश के नमक पर हम ही को कर देना पड़ता था, जो ये गलत था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो गांधी जी ने इन सब कारणों से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किया कि नहीं, अब ये आंदोलन शुरुआत होनी चाहिए। और 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से लेकर 12 मार्च 1930 साबरमती आश्रम से लेकर अपने 78 साथियों के साथ, कभी कभी ये भी एग्जाम में पूछता है कितने साथियों के साथ, तो अपने 78 साथियों के साथ कुल दूरी 200 माइल तय करते हुए 24 दिन की यात्रा के दौरान 5 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचा। अब देखिए, ये भी क्वेश्चन कभी देता है कि कितने माइल, तो 200 माइल तय करते हुए 24 दिन की यात्रा के दौरान 5 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचा। कब पहुंचा? 5 अप्रैल 1930 को, ये दिमाग में रखना है। 5 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचा और 6 अप्रैल 1930 को समुद्र के जल से नमक बनाकर नमक कानून को भंग किया। ये दिमाग में रखना। तो पूछेगा क्या, अगर एग्जाम में पूछ देगा कब भंग हुआ, तो 6 अप्रैल 1930 को, क्योंकि 5 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचा है और समुद्र के जल से नमक बनाकर नमक कानून को भंग किया 6 अप्रैल 1930 को। तो देखिए आगे आंदोलन का विकास। तो पहला पॉइंट है कि सूर्यसेन द्वारा चटगांव में विद्रोह हुआ 1932 ईस्वी। ये बीबीआई क्वेश्चन पूछता है, चटगांव शस्त्रागार किसने लूटा? तो सूर्यसेन द्वारा। कब? 1932 ईस्वी। और अब यहां से क्वेश्चन पूछेगा कि सूर्यसेन का उपनाम पूछता है, तो याद रखिएगा मास्टर दा। तो पूछेगा मास्टर दा किसका उपनाम है? तो सूर्यसेन का, ये याद रखना है। दूसरा पॉइंट, खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा पेशावर में विद्रोह किया गया। तो खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा पेशावर में विद्रोह किया गया और इन्होंने खुदाई खिदमतगार संस्था की स्थापना की 1929 ईस्वी, ये भी याद रखना है। तो खुदाई खिदमतगार संस्था की स्थापना जो खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया 1929 ईस्वी में। यही जो है लोकप्रिय नाम से जाना गया लाल कुर्ती। तो लाल कुर्ती के नाम से भी जाना गया खुदाई खिदमतगार संस्था। तो आपको अगर पूछ देगा कि लाल कुर्ती का संगठन किसने किया, तो खान अब्दुल गफ्फार खान। खुदाई खिदमतगार संस्था का स्थापना किसने किया, तो खान अब्दुल गफ्फार खान। दोनों एक ही आदमी किए थे और ये इसी का लोकप्रिय नाम है। ये एक फारसी शब्द है, ये याद रखना। और 1929 में इसकी शुरुआत हुई।
या स्थापना कहिए, तो किसके द्वारा? खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा। अब यहाँ पर एक और भी सवाल उठता है कि खान अब्दुल गफ्फार खान को बहुत सारे नाम से जानते थे, सरहद गांधी, फ्रंटियर गांधी, बच्चा खान, बादशाह खान, ये सारे नाम खान अब्दुल गफ्फार खान का है। तो देखिए खान अब्दुल गफ्फार खान का क्या क्या नाम हुआ? सरहद गांधी याद रखेंगे, फ्रंटियर गांधी याद रखेंगे, सीमांत गांधी याद रखेंगे, बच्चा खान याद रखेंगे, बादशाह खान याद रखेंगे। ये सारे नाम खान अब्दुल गफ्फार खान का है। ये सबसे भी क्वेश्चन आता है। और खान याद रखिएगा, इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था, ये भी याद रखना है। खान अब्दुल गफ्फार खान को 1987 में, ये भी याद रखना है। और बिहार में राजेंद्र प्रसाद शामिल हुए थे। अब आता है कि शामिल वर्ग में कौन कौन थे? इस आंदोलन का जो विकास हुआ इसमें शामिल वर्ग कौन कौन थे? कृषक, महिला, मजदूर, व्यापारी। कौन कौन थे? कृषक, महिला, मजदूर, व्यापारी। आगे भारत की संवैधानिक समस्याओं को सुलझाने के लिए गोलमेज सम्मेलन लंदन में बुलाया गया। अब देखिए 100वें विज्ञान आंदोलन चल रहा था और इसी दौरान राउंड टेबल भी चल रहा था लंदन में, तो गोलमेज सम्मेलन चल रहा था। तो कह रहा कि भारत की संवैधानिक समस्याओं को सुलझाने के लिए गोलमेज सम्मेलन लंदन में बुलाया गया। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो हुआ कब हुआ? तो नवंबर 1930 से जनवरी 1931, प्रथम गोलमेज सम्मेलन। तो नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक चला आपका प्रथम गोलमेज सम्मेलन। और अम्बेडकर शामिल हुए। सिंपल हम लोग को याद रखना कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भीमराव अम्बेडकर शामिल हुए। अगर पूछेगा आपको कि तीनों गोलमेज सम्मेलन जो लंदन में चला कौन शामिल हुआ, तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में याद रखिएगा अम्बेडकर शामिल हुए थे, भीमराव अम्बेडकर जी। अब देखिए कांग्रेस की तरफ से कोई नहीं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन जब हो रहा था तो कांग्रेस की तरफ से कोई नहीं गया, ये याद रखना। परिणाम क्या हुआ? असफल हो गया। तो देखिए गोलमेज सम्मेलन पहला असफल हो गया। अब यहाँ पर दिमाग क्या लगाया गया कि गांधी जी का 100वें विज्ञान आंदोलन चल रहा था, अब इस आंदोलन को बंद करना था। ये आंदोलन कैसे रुके? तो यहाँ पर हमारे भारतीय तेज बहादुर सप्रू, तो तेज बहादुर सप्रू का योगदान हुआ और गांधी और लॉर्ड इरविन को मिला दिया, जो कहा गया गांधी इरविन समझौता। और गांधी इरविन समझौता हुआ 5 मार्च 1931 को। अब इसको और एक नाम से जानते हैं हम लोग, गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से भी जानते हैं, एकदम वीवीआई क्वेश्चन। तो गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है और यह हुआ 5 मार्च 1931 को। अब इन दोनों को मिलाने में योगदान था तेज बहादुर सप्रू। अब जब गांधी इरविन समझौता हुआ, इसका क्या समझौता के अंतर्गत क्या क्या हो बात रखी गई, विशेषता देखें तो समझौता के देखिए विशेषता। पहला पॉइंट रखा गया कि 100वें विज्ञान आंदोलन बंद हो जाता, क्योंकि जब गांधी इरविन समझौता होगा तो गांधी जी आंदोलन बंद कर देंगे, तो 100वें विज्ञान आंदोलन बंद होगा। तो ये क्वेश्चन आता है किस समझौता के तहत 100वें विज्ञान आंदोलन बंद? तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931, और इसको किस नाम से जानते हैं? दिल्ली समझौता के नाम से, ये भी याद रखना है। दूसरा पॉइंट अब अंग्रेजों के दिमाग में आया कि बिना कांग्रेस के मदद से गोलमेज सम्मेलन सफल नहीं होती, विदाउट कांग्रेस के हेल्प से राउंड टेबल सक्सेस नहीं होगा। तो ये दिमाग में, बिना कांग्रेस के मदद से गोलमेज सम्मेलन सफल नहीं होगा, ये पॉइंट दूसरा हुआ। तीसरा, विदेशी वस्तु के बहिष्कार की बात खत्म हुई, क्योंकि गांधी जी इसमें जितने भी विदेशी वस्तु थे उसका बहिष्कार कर रहे थे, तो अब ये बात खत्म होगी क्योंकि दोनों में समझौता हुआ। अब जब गांधी इरविन समझौता हुआ, जब गांधी जी हाथ मिला ही लिए, तब देखिए कि गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार। देखिए यहाँ पर पॉइंट नोट करने वाली बात है। तो गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हुए, और एक क्वेश्चन आता है कि किस गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग लिए। तो आगे देखिए
द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। अब देखिए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था सितंबर 1931 से दिसंबर 1931। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब से हुआ था? सितंबर 1931 से दिसंबर 1931। अब देखिए, जब गांधी जी और इरविन में समझौता हो गया 1931 में, 5 मार्च 1931 को, तो जब समझौता हो गया तो गांधी जी कांग्रेस की तरफ से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए। क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट है, पूछ देता है कि किस गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के तरफ से गांधी जी शामिल हुए? तैयार के द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तो गांधी जी शामिल हो गए। अब इनके साथ मदन मोहन मालवीय और प्रथम महिला प्रतिनिधि एनी बेसेंट भी गए थे, क्योंकि महिला का नेतृत्व एनी बेसेंट किए थे। तो याद रखिएगा, तो सितंबर 1931 से दिसंबर 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ। गांधी जी इस सम्मेलन में शामिल हुए, और जो गए थे गांधी जी राजपूताना जहाज से गए थे। याद रखिए, राजपूताना जहाज से गए वहां, और कहते हैं कि जब गांधी जी गोलमेज की सीढ़ियों पर चढ़ रहे थे तो मॉरिस ने बहुत लंबा चौड़ा बोला था, फटा चिटा कपड़ा, लेकिन शॉर्टकट में वेस्टर्न चर्चिल ने बोल दिया अर्धनग्न फकीर। उनकी बेइज्जती वहां भी की गई, तो अर्धनग्न फकीर कहकर संबोधित किया वेस्टर्न चर्चिल, लेकिन मॉरिस ने बहुत लंबा चौड़ा बोला था। लेकिन अगर कहेगा कि अर्धनग्न फकीर गांधी जी को कौन बोला, तो वेस्टर्न चर्चिल, जब गोलमेज सम्मेलन की सीढ़ियों पर चढ़ा। देखिए, गांधी जी बहुत कहने के बाद समझौता हुआ, तो कांग्रेस के प्रतिनिधित्व बनकर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुआ। और जब शामिल हुआ, जब वहाँ पहुँचे, राजपूताना जहाज से गए, जब वहाँ पहुँचे तो गोलमेज की सीढ़ियों पर चढ़ रहे थे कि इनकी बेइज्जती शुरू हो गई। तो वेस्टर्न चर्चिल ने इसे अर्धनग्न फकीर कह के इनको पुकारा गया। तो और इनके साथ मदन मोहन मालवीय, एनी बेसेंट भी गए थे। लेकिन वहां जब देखा गया सांप्रदायिकता फैला रहा था, तो सांप्रदायिकता के कारण ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन भी असफल हो गया। तो सांप्रदायिकता के कारण असफल हो गया, और गांधी जी भारत वापस आकर पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। तो गांधी जी को यह हजम नहीं हुआ, और इन्होंने कहा कि हम अपने देश की इज्जत को बेचे नहीं, लौटा कर लिए। तो गांधी जी ने यह बात सहन नहीं कर पाए, क्योंकि वह सांप्रदायिकता फैला रहा था। तो सांप्रदायिकता के कारण यह द्वितीय गोलमेज सम्मेलन असफल हुआ, और गांधी जी लौट आए और पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। और अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर जी तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए, लेकिन कांग्रेस के प्रतिनिधित्व के रूप में गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए। याद रखें। अब तृतीय गोलमेज सम्मेलन, तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1932 से दिसंबर 1932, नवंबर 1932 से दिसंबर 1932, इसमें कांग्रेस की तरफ से कोई नहीं शामिल, और अंबेडकर तीनों में शामिल। हम बताए थे कि अंबेडकर जी, भीमराव अम्बेडकर जी तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल, और परिणाम क्या हुआ? ये भी असफल हो गए। तो आज का जो था टॉपिक वो कंप्लीट हो गया, और ये गांधी युग अभी जारी रहेगा। हमारे चैनल से आप जुड़े रहें, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबाएं। नेक्स्ट वीडियो फिर हम लेकर आएंगे। थैंक्स, और कमेंट भी जरूर करें।